नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं घटना चक्र, लूसेंट और एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। दोस्तों, आपके रिवीजन के लिए ज़बरदस्त है। जो नए बच्चे हैं उनका भी इसमें फ़ायदा होने वाला है, उनको भी नई नई चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। जो 1-2 साल से पढ़ रहे हैं, 6 महीने से पढ़ रहे हैं, या बहुत पहले से पढ़ रहे हैं 4-5 साल से, तो उनके लिए तो ये रिवीजन है। और आपका स्कोर कितना हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर ज़रूर से देख लीजिएगा। ये सभी के सभी प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए रहते हैं, इसलिए दोस्तों ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूके ट्रिपल एस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूके पीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य कोई एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो वहाँ भी दोस्तों ये प्रश्न आते हैं। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? जबरदस्त दोस्तों ये प्रश्न है। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा जे चलैया समिति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। राजा जे चलैया की संस्तुति पर दोस्तों ये सेवा कर जो है ये 1994-95 में केंद्रीय बजट से प्रारंभ हुआ था। ये प्रश्न भी आ चुका है, सेवा कर कब प्रारंभ हुआ करके भारत में 1994-95। वर्तमान में दोस्तों ये जो सेवा कर है इसे वस्तु एवं सेवा कर बोले तो दोस्तों जीएसटी में इसका विलय हो गया है। तो जीएसटी कब आया दोस्तों? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था, ये भी आपको पता है। तो भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? राजा जे चलैया समिति, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई? जबरदस्त क्वेश्चन है, सीधे सीधे दोस्तों एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1975 में। 2 अक्टूबर 1975 को प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। इस समय दोस्तों 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक ही साथ स्थापित किए गए थे। तो याद रखेगा, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। यहाँ पर हमने क्षेत्रीय बैंक की बात तो कर ली। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? साथ ही साथ उत्तराखंड का भी याद रखिए। 1 नवंबर 2012 को दोस्तों उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। ये भी लगे हाथ याद रखिए। अगला प्रश्न है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है। संगम योजना का दोस्तों मुख्य उद्देश्य हो जाएगा यहाँ पर हमारा विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपको याद रखना है। संगम योजना दोस्तों कब आई थी? ये आई थी 1996 में, 1996 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल छपेगा एग्जाम में, लिख के ले लीजिए, प्रश्न बिल्कुल आएंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों ये मैंने जब व्हाइट बोर्ड पर अपनी पहली क्लास दी थी उसमें भी बताया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005 में। ये आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बोले तो नरेगा, ये दोस्तों कब आया था? 2005 में। 5 सितंबर 2005 को दोस्तों ये अधिनियमित हुआ था। और लागू कब हुआ था ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे दोस्तों एग्जाम में डेट आपको देखने को मिलेगी। लागू कब हुआ था? तो 2 फरवरी 2006 को दोस्तों ये लागू हुआ था। फिर दोस्तों 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम कर दिया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। दोस्तों ये 2009 में नाम कर दिया गया। इसका सही उत्तर है यहाँ पर हमारा 2005। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में, क्योंकि दोस्तों 2009 में महात्मा गांधी लगा दिया था। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो भी हमारे महत्वपूर्ण संगठन है वो दोस्तों बहुत जल्दी स्थापना कब हुई थी? मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये भी दोस्तों बहुत जल्दी, कल या परसों दोस्तों आपके लिए एक नई क्लास इस पर आने वाली है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना दोस्तों कब होती है? 1995 में होती है। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। दोस्तों ये गेट का उत्तराधिकारी है। गेट की दोस्तों फुल फॉर्म भी एग्जाम में आती है। जी से हो जाएगा जर्नल, ए से हो जाएगा एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड
ट्रेड। दोस्तों ये है गेट की फुल फॉर्म, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्रेता का बाजार कहलाता है जहां, जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, मांग से पूर्ति अधिक होती है या पूर्ति से मांग अधिक होती है या पूर्ति मांग के बराबर होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल छपेगा। एक ऐसा बाजार जहां विक्रेता क्रेता से अधिक होते हैं, क्रेता बाजार कहलाता है। और क्रेता बाजार में दोस्तों मांग से पूर्ति अधिक होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आरओ यारो के लिए भी दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, आरओ यारो जो भर्ती आने वाली है। अगला है तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है। आप सभी को ये याद होगा, पहले भी दोस्तों कई बार एग्जाम में आ चुका है। तेल का एक बैरल दोस्तों लगभग होता है ये 159 लीटर के बराबर। तेल का एक बैरल दोस्तों ये 42 अमेरिकी गैलन होता है, 42 अमेरिकी गैलन। और भारत में होता है कितना, 159 लीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एशिया में है। तो ये आपको याद रखना है, एशिया ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये सभी और यहाँ, क्योंकि यहाँ एशिया महाद्वीप में दोस्तों आपको बताया है कि चीन और भारत जैसे बड़े देश हैं, और चीन से भी आगे दोस्तों 2023 तक हमारी जनसंख्या ज़्यादा हमारी होने वाली है, ऐसा दोस्तों अनुमान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा एशिया। अगला प्रश्न है सेबी के कार्यों में सम्मिलित है। सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना दोस्तों कब होती है, 1988 में होती है। और 1992 के एक अध्यादेश के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर सेबी के कार्यों के बारे में पूछा गया है। स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करना, शेयर बाजार से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना, प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार को नियंत्रित करना। ऐसे में दोस्तों उत्तर डी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सलेट और संगमरमर हैं। तो सलेट और संगमरमर दोस्तों किस तरह की चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें, कायंत्रित चट्टानें, अवसादी चट्टानें या ज्वालामुखी चट्टानें। तो सलेट और संगमरमर दोस्तों किस तरह की चट्टानें हैं, तो ये हैं कायांतरित चट्टानें, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सुनामी किस भाषा का शब्द है। जबरदस्त क्वेश्चन है। सुनामी दोस्तों ये हिंदी में भी आ सकता है। सुनामी किस भाषा का शब्द दोस्तों, ये जापानी भाषा का शब्द है। इसके अलावा मानसून किस भाषा का शब्द है, ये भी लगे हाथ याद रखिए। मानसून दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है। इसके अलावा उर्दू किस भाषा का शब्द है, उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। तो लगे हाथ इन तीनों को याद रखिए। अगला प्रश्न है हारमुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है। जबरदस्त क्वेश्चन, बिल्कुल धांसू प्रश्न। तो इसका सही उत्तर दोस्तों फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को जोड़ती है हारमुज जल संधि, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ती है, ये भी आप लगे हाथ याद रखिए। जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों जोड़ती है स्पेन व मोरक्को को। स्पेन व मोरक्को के बीच है दोस्तों कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 10 डिग्री चैनल अपना जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में आता है, आपने देखा होगा। 10 डिग्री चैनल दोस्तों ये जोड़ता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, ये आप सभी को याद ही होगा। इसके अलावा इंग्लिश चैनल किसे जोड़ता है, ये भी लगे हाथ याद रखिए। इंग्लिश चैनल दोस्तों ये है इंग्लैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है इंग्लिश चैनल। तो ये भी लगे हाथ याद रखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच है हारमुज जल संधि। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिए हुए हैं, तो जल्दी से इन्हें सम्मिलित कर लेते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों एमपी में है, 1 का 3 आपको देखना है, 2 ऑप्शन हमारे कट गए, बी और सी हमारे कट गए। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों एमपी में है, बांदीपुर कर्नाटक में है। देखिए अब 2 यहाँ पर आ गया, तो इतने में दोस्तों हमारा उत्तर आ गया। अगर आपको शुरुआत के नहीं आते तो बीच का तो कोई ना कोई आता होगा, गिर गुजरात में। 4 का 2 होगा, देखिए 4 का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में। तो इस तरह से दोस्तों जल्दी उत्तर यहाँ पर निकल जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, रोहला दोस्तों हिमाचल में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, बांधवगढ़ एमपी में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है अभी हाल ही में। यहाँ दोस्तों नामीबिया से चीता मंगाए गए, ये आपको भली भांति पता होगा, है ना। तो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये है एमपी में। इसे भी मोहजबानी याद रखिए, क्या पता ये प्रश्न एग्जाम में आ जाए। कूनो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये कहाँ है, एमपी में है। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल डलहौजी के शासनकाल में बोरीबंदर मुंबई से
युक्ति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चली? दोस्तों बहुत लंबे समय बाद ये प्रश्न आप देख रहे होंगे, ये पहले तक बहुत बार एग्जाम में आता था, फिर भी आपको याद ही होगा, रिवीजन आपका हो जाएगा। 16 अप्रैल 1853 में डलहौजी के समय दोस्तों ये चली थी, ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में बन चुका है। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? दोस्तों ये प्रश्न यूकेपीएससी ने किसी न किसी एग्जाम में पूछा था 2021 में। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली दोस्तों ये है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम दोस्तों कहाँ? तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ओडिसी उड़ीसा। कथकली केरल। कथक यूपी। गरबा गोपी बहू गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, 1917 में किया था। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग दोस्तों 1917 में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का प्रश्न है, CD रोम का पूर्ण रूप है? CD रोम का पूर्ण रूप दोस्तों, रोम का तो आपको पता ही होगा, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो ये तीनों में दोस्तों रीड ओनली मेमोरी लगा हुआ है। तो ये CD दोस्तों ये कोर डिस्क नहीं होगा, ये हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। CD दोस्तों क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। और रोम का हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? बिल्कुल दोस्तों एग्जाम में छपेगा प्रश्न, क्या कहते हैं दोस्तों? लॉगिन ऑफ, कोल्ड बूटिंग, शटडाउन या वार्म बूटिंग? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वार्म बूटिंग। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? जबरदस्त प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ। बिल्कुल छपेगा। गुरनार मिंडल की दोस्तों पुस्तक है एशियन ड्रामा, ये भी याद रखिए, क्या पता ये भी टपक सकता है। एशियन ड्रामा दोस्तों पुस्तक किसकी है? ये है गुरनार मिंडल की। और वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है? ये है एडम स्मिथ की। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? ये आपको लता मंगेशकर नहीं करना है। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? ये दोस्तों यूकेपीएससी ने पूछा हुआ था। और इसके अलावा लता मंगेशकर की मृत्यु कब हुई थी, डेट सहित, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। लता मंगेशकर की मृत्यु कब हुई थी, डेट सहित? फरवरी में हुई थी, फरवरी 2022 में। डेट सहित आपको बताना है। और इनको भारत रत्न कब मिला था लता मंगेशकर को, ये भी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा MS सुब्बालक्ष्मी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? जबरदस्त दोस्तों ये प्रश्न है, विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति दोस्तों ये है अनुच्छेद 169 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 168 में दोस्तों बताया गया है, अनुच्छेद 168 में है राज्यों में विधानमंडल का गठन। विधानमंडल का गठन दोस्तों किसमें है? अनुच्छेद 168 में। अनुच्छेद 170 में दोस्तों ये है विधानसभा का गठन। विधानसभा का गठन 170 में है और विधान परिषद का है 169 में। और अनुच्छेद 168 में है राज्यों में विधानमंडल का गठन। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? कभी कभी दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा चार्ल्स डार्विन की है द डिसेंट ऑफ मैन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बौद्ध संगीतियों के चारों आयोजकों का सही क्रम क्या है? ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। आपको इतना याद रखना है, ओ का ओ को, इसी से दोस्तों आ जाएगा ओ का, मैंने इंग्लिश में लिखा ओ का ओ को। ओ से दोस्तों हो जाएगा अजातशत्रु, क से कालाशोक, ओ से अशोक, क से कनिष्क। दोस्तों ज़्यादा मैं ट्रिक यूज नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में करनी पड़ती है, ज़्यादातर मैं नहीं करता हूँ। इसका तो ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल आसान है, इस तरह से याद रख लीजिए। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल छपेगा दोस्तों। ये हो जाएगा एक खैराती पुस्तकालय था फिरोज शाह तुगलक द्वारा दारुल सफा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मोहम्मद गोरी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? मोहम्मद गौरी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तराइन का युद्ध दोस्तों 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी इसमें।
फिर तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। फिर दोस्तों मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। तो ये आपको याद रखना है, ये युद्ध भी आते हैं एग्जाम में। इसके अलावा 1194 में मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। दोस्तों वो फेमस भी है ना डायलॉग की, देश को हानि जयचंद से होती, तो यही जयचंद था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। अगला प्रश्न है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ज़्यादा फेनोलॉजी नहीं करना है। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसके अलावा पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के गुरु भी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सीधे सीधे एग्जाम में छपेगा। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आपको याद रखना ही होगा। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? अगर आपने महात्मा गांधी सोचा है तो दोस्तों 1 नंबर चला जाएगा मिलने के बजाय। यूसुफ मेहर अली ने दोस्तों दिया था भारत छोड़ो का नारा। बिल्कुल आपको याद रखना दोस्तों, एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए दोस्तों? ये हमारा आखिरी प्रश्न है। नीति निर्देशक तत्व सीधे सीधे एग्जाम में आएगा, आयरलैंड से दोस्तों हमने लिए हैं। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।